जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी मेरे भाई कंपटीटर भाइयों का, बहनों का आपके अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में मैं आत्मा सिंह तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आ जाइए सब लोग भाई, और सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आपका अपना प्लेटफॉर्म है और मैंने आप लोगों से कहा था कि अब बहुत जल्द लाइव आऊँगा। मैं आया भी, एक दिन आपके साथ लाइव जुड़ा भी, लेकिन टेक्निकल इशू अभी सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। इसी वजह से मैं आपके लिए केवल और केवल ये वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ा रहूँगा कंटिन्यू। जैसे मेरे टेक्निकल इशू कंप्लीट हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, वैसे मैं आपके साथ बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट जुड़ जाऊंगा। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। होता है कि जब कोई स्टार्टअप होता है तो प्रॉब्लम होती है, तो वही चीज़ है कि अभी स्टार्टअप है मेरा, है ना, लाइव के लिए, इसीलिए प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ रहा है। आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए सभी जो पुराने व्यूअर्स हैं या नए व्यूअर्स हैं, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। सब लोग आएँ और सब लोगों से यही निवेदन करेंगे, जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, है ना, और लाइक ज़रूर कर दिया करेंगे। और वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण ये सेशन है और आप लोग इसको बहुत इत्मीनान से देखिएगा। चाहे वो आर के लिए हो, जीएस है ना, चाहे वो आपका यूपीपी या यूपीएसआई के लिए, यूपी पैट के लिए हो, सब के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। ओके, चलिए बिना देरी किए हुए, लेट लतीफ़ी के, इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो, तुरंत बिना टाइम गवाए हुए। आप लोग देखिएगा, आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया, क्या पहला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है, क्या कहता है? कहता है मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी लागत है? आप बताइएगा आप मुझे कि जो कुक्कुट पालन होता है, मुर्गी पालन जो होता है ना, जैसे आप लोग जानते हैं कि एक उद्योग के रूप में विकसित किया गया है, इंडस्ट्रियल बनाया गया इसको, तो वहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा व्यक्तियों को लागत किस में आती है ना। तो ये आपको जानना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मुर्गी दाना में सबसे ज़्यादा आएगा, परिवहन में आएगा, चूजे में, या दवाइयाँ खरीदने में। तो बाबू याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप सिंपल वे में इसका जवाब दे सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई हेडक नहीं होना चाहिए आपको। इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। मुर्गी दाना में सबसे ज़्यादा खर्च होता है इनकी अपेक्षा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे। अब बाबू देखिएगा, बैंकिंग क्षेत्र में सीसीबी, है ना, देखिएगा बैंकिंग क्षेत्र में सीसीबी में बी का अक्षर किसके लिए है? तो सबसे पहले आप इसमें देखिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा मुझे। सभी मेरे मित्र देखें और इसका जवाब दें, तुरंत क्विक जवाब देंगे, है ना, और कमेंट जरूर किया करिए मेरे दोस्त। मैं आप लोगों से बारंबार कहता हूं, आपके कमेंट का इंतजार होता है मुझे। कहीं पर कोई भी मुझसे त्रुटियां हो, गलतियां हो, जो भी सुधार की आवश्यकता हो, या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, तो हर तरह से आप कमेंट करिए। और मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूं कि हाँ, आखिर जो खामियां हो तो उसके दूर किया जा सके, है ना। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो सेकंड में क्या हो जाएगा? बेसल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, बफर हो जाएगा, बेंचमार्क हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सी इज द राइट आंसर, बफर होता है। अगर इसका पूरा फुल फॉर्म देखा जाए तो क्या हो जाएगा? कैपिटल लिख लेना, कैपिटल कंजर्वेशन, एक मिनट, कैपिटल रुकिएगा जरूर, कैपिटल, हाँ, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, ठीक है ना, और ये हो जाएगा। अच्छा, हिंदी में क्या कहेंगे इसे? पूंजी संरक्षण बफर बोलेंगे। ओके, ये बैंकिंग सेक्टर से संबंधित होता है। तो क्या हो जाएगा? बैंकिंग क्षेत्र में सीसीबी में बी का फुल फॉर्म हो जाएगा बफर, और टोटल अगर कोई पूछे तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर होता है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, इसको बताइएगा।
इसमें क्या दिया है, कहता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में सीआरएम का क्या अर्थ होता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा सीआरएम का क्या अर्थ होगा। कस्टमर रिलेटेड मीट, चैनल रूट मार्केट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिटेंशन मैनेजर। तो मेरे दोस्त याद रखना है इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। क्या होगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। ये सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, सीआरएम की। किसके, सीआरएम की फुल फॉर्म। देखिए आजकल कंप्यूटर हर जगह पूछा जाए, हर एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, तो एक दो क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के भी बीच बीच में पढ़ते चलना है, ताकि उससे क्या हो कि आपका ये भी रिवाइज होता जाए कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए तो सीआरएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। चलिए, एक पहिया ठेला किसके उदाहरण है। तो आपको बताना है कि एक पहिया, देखिए उत्तोलक एक टॉपिक होता है फिजिक्स में उत्तोलक का। तो ये बताइएगा एक पहिया ठेला किसका उदाहरण होता है। तो बाबू बिल्कुल क्लियरली आप इसका जवाब दीजिएगा कि इसमें क्या होता है, श्रेणी और दो लीवर होते हैं। मतलब किसका उदाहरण होता है, एक श्रेणी होती है और उसमें दो लीवर होते हैं। आप देखते होंगे जैसे जब ईंट ऊंट को जो लेके जाते हैं तो उसमें एक पहिया होता है और एक श्रेणी होती है बीच में, और दो क्या होते हैं, लीवर, जिसको पकड़ के उसको आगे ढकेला जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर आपसे इसी तरह से कोई और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कोई और आपसे जानकारी लेना चाहे कि लीवर सेकंड क्या होता है, तो बताइएगा लीवर सेकंड में कौन कौन आ जाएंगे, है ना। लीवर सेकंड में कौन कौन से आ जाते हैं, कई सारे हैं। या लीवर थर्ड में, लीवर थर्ड तो इसमें आ जाएगा चिमटी, श्रेणी सेकंड तो मैंने बता ही दिया। और लीवर थर्ड में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जैसे चिमटी है, चिमटा है, चिमटी हो गया, चिमटा हो गया। ये किस में आ जाता है, लीवर से सेकंड में थर्ड में आ जाता है। अब इसमें देखो, जैसे जो चिमटी चिमटा होता है उसमें आप देखेंगे सामने से पकड़ते हैं, बीच का होता है, किनारे का होता है। तो जैसे अगर चिमटी आप बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से होती है, यहाँ से पकड़ करके इसको दबाते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले लीवर फर्स्ट में कौन कौन से आ जाते हैं, तो इसमें आपका कौन आ जाएगा, व्हीलबारी। मतलब इसमें आप देखेंगे जैसे सरौता आ जाता है, कौन आ जाता है, सरौता आ जाता है इसमें। ठीक है, ये भी इसके अंतर आ जाता है। कैंची आ जाती है, कैंची आ जाती है, ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी मतलब डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ओके, चलिएगा। गिरने तो आप जानते हैं, जैसे अगर नल वहाँ पर कुएं में आपने कभी देखा हो तो कुएं में जो पानी भरा जाता है वो गिरने के माध्यम से ही होता है। मतलब भारी से भारी वजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल वंश के शासक के द्वारा किया गया। उस पाल वंश के शासक का नाम आप लोग बताइएगा। तो बाबू यहाँ पर साफ साफ क्लियर है एकदम, धर्मपाल जी हैं। कौन है, धर्मपाल। देखिए राजेंद्र चोल के विषय में बताऊं तो ये चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था, सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, प्रतापी शासक था, प्रतापी शासक था। और ये उत्तर भारत को पूरा जीत लिया था। ठीक है, उत्तर भारत को भी जीता था। और कहा जाता है उत्तर भारत के शासकों को बंदी बना करके और गंगा जी से पानी ले जा करके, गंगा जी से पानी उनके सर पे घड़ा रखवा करके, गंगा मैया नदी से, और गंगई कोट चोलपुरम, गंगई कोट चोलपुरम नामक शहर को बसाया। वहीं पर एक सरोवर का निर्माण किया और ये पूरा पानी ले जा कर के वहीं पर डलवाया था। ये राजेंद्र चोल है, चोल वंश का। अब देखिए पुलकेशिन फर्स्ट की बात किया जाए या मिहिर भोज की बात किया जाए, ठीक है, तो पुलकेशिन फर्स्ट जो थे ये चालुक्य वंश के थे। चालुक्य वंश के संस्थापक कहे जाते हैं। चालुक्य वंश के क्या थे, ये संस्थापक थे, है ना। मिहिर भोज साहब को अगर देखा जाए तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश के थे। कौन से थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के थे। इनके विषय में ये कहा जाता है ना, क्या कि मुल्तान से लेकर बंगाल तक, है ना, बंगाल तक, और कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र तक इनका शासन था। किसका, जो मैंने ये बताया आपको, किसका, मिहिर भोज साहब का। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर एकदम। राजेंद्र चोल सबसे प्रतापी शासक था और इसने एक सरोवर का निर्माण कराया था
तमिलनाडु में, या कह सकते हैं जो चोल वंश का जहाँ पर था तो दक्षिण भारत में गंगाईकोट चोलपुरम नामक शहर बसाया, वहीं पर एक सरोवर का निर्माण किया। उसी सरोवर में यहाँ से जो उत्तर भारत के शासक थे उनके सर में घड़ा रखा करके पानी ले गया और उसी सरोवर में डलवाए, उस सरोवर का निर्माण किया था। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे बाबू। अब देखो, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताना है। भारत में स्थायी ढांचे के 2, है ना, भारत में संसदीय भारत में संसदीय शासन के 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। अब 2 अस्थायी सदन कौन कौन से हो सकते हैं, कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले देखो, राज्यसभा है वो स्थायी सदन होता है, विधान परिषद होता है वो भी स्थायी सदन होता है। तो जाहिर सी बात है, जिनका विघटन किया जा सके, जिसको इससे बीच में इस्तीफा लिया जा सके, पूरा सदन को भंग किया जा सके, वही अस्थायी होगा। तो देखो, इसमें 2 हैं, आपका कौन कौन से हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा और विधानसभा हो जाएगी। और लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, वो राष्ट्रपति कर सकता है। विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, वो राज्यपाल कर सकता है। ओके, क्लियर एकदम। चलिए, बहुत बढ़िया बाबू, है ना। आगे देखो, पूछा किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। अब देखिए, केरल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है। तो सबसे पहले आपके लिए ये भी जानना इंपॉर्टेंट होता है, क्या जानना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि सबसे ज़्यादा कहाँ का आपका रेशियो है। तो आप पहले ये बताओ मुझे, भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य में है। तो आप सीधा आंसर बताते हो केरला में। तो जाहिर सी बात है, केरला में पुरुष और स्त्रियां दोनों शिक्षित होंगी, तभी ये टॉप पर है। और आप समझ लीजिए, यही विडंबना की मैं बात कर रहा हूँ कि केरल में 91.97% जो महिलाएं हैं वो साक्षर हैं। ठीक है, अगर यहीं पर महाराष्ट्र में महिलाओं की बात करूं तो तकरीबन ये कितना होता है, तकरीबन ये कितना है, 75.48% है। ठीक है, अगर इसी बात को मैं तमिलनाडु के मामले में करूं तो ये कितना हो जाता है, 73.86% ये तमिलनाडु में है। अगर पश्चिम बंगाल में बात करूं तो 71.16% आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। अगर यूपी में मैं इसी बात पर बात कर लेता हूं तो यूपी में महिलाएं कितनी परसेंट पढ़ी लिखी आपको मिलेंगी, तो यूपी में आपको देखना, यूपी में आपको कितना मिलेगा, यूपी मिलेगा 57.18% महिला। टोटल तकरीबन 67% के आसपास है ना। तो याद रखिएगा, ये महिलाओं का साक्षरता दर मैंने आपके सामने शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त, है ना। सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि पूरा वीडियो जरूर देखेंगे और सब लोग कमेंट जरूर करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार चीज़ें मैं आपको बताया हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई लेना देना नहीं होता। देखिए, अर्थव्यवस्था हमारे समाज में 2 प्रकार की होती हैं। अर्थव्यवस्था अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती हैं, अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है। देखो, एक तो होती है बंद अर्थव्यवस्था, एक होती है खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि इसका प्रोडक्शन भी देश के अंदर होगा और इसकी खपत भी देश के अंदर, मतलब देश का उत्पादन होगा, उत्पादन, और देश में ही खपत, देश में ही खपत। ठीक, मतलब इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं, ये बंद हो जाता है। खुली में क्या होता है, देश में प्रोडक्शन होता है, दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है या दूसरे देशों से आयात किया जाता है, ये खुली अर्थव्यवस्था होता है। तो आजकल ज़्यादातर जो देश जो आपको मिलेंगे इकोनॉमिक या वैसे जितने भी देश मिलेंगे, सब खुली अर्थव्यवस्था को स्वीकार करते हैं। ठीक है, कौन सी अर्थव्यवस्था को, खुली अर्थव्यवस्था को सभी देश ज़्यादातर स्वीकार करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक वेलफेयर पर काम करता है। किस पर करता है, पब्लिक वेलफेयर पर काम करता है, वेलफेयर पर काम करता है। ओके, मतलब ये देखता है कि लोगों का कल्याण किस में होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो जनक देश कहा जाता है वो रशिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रशिया को या यूएसएसआर को कहा जाता है। ठीक है, और देखिएगा, मुक्त अर्थव्यवस्था की बात क्या होता है, जिसका किसी भी तरह से कोई बाउंडेशन ना हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को मुक्त अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जो कैपिटल और समाजवादी दोनों को लेकर चलती है, मतलब ये पूंजीवादी
और समाजवादी दोनों तरह की अवस्थाओं को लेकर एक साथ चलता है। जैसे भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक देश है। भारत क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक देश है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक देश कौन है? अमेरिका है ना। और समाजवादी का मैंने आपको बता ही दिया कौन है? रशिया है। ठीक है, चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? बंद अर्थव्यवस्था इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उल्लेखनीय औद्योगिक नगर नहीं है, शहर नहीं है? मतलब सबसे ज़्यादा ये देखना है आपको कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र कहाँ पर नहीं है ना। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि औद्योगिक क्षेत्र कौन सा नहीं है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र कौन सा नहीं, इनमें से जो लिखा है आपके सामने। कानपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, सब जानते हैं। मुंबई भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। टाटा जमशेदपुर भी आपका इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। लेकिन क्या आपने देखा इलाहाबाद क्या इंडस्ट्रियल क्षेत्र है? जी नहीं, इंडस्ट्रियल क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर एजुकेशनल सेक्टर ज़्यादा है, या पढ़ने लिखने वाले लोग ज़्यादा है, या इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है ज़्यादा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। हाँ, इसको देखिए क्या कहता है। कहता है दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? देखिएगा, सबसे पहली बात तो आपको जानना है कि उद्धारक का मतलब क्या होता है। मतलब जो रियल अस्तित्व में लाने वाला व्यक्ति होता है उसी को उद्धारक कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा जैन धर्म में 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। लेकिन पता है जैन धर्म को महावीर स्वामी के नाम से ही जाना जाता है। ऐसा क्यों हुआ भाई? इसके पीछे कुछ वजह होगी ना। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी क्यों कहा जाता है? क्या उसके पहले 23 तीर्थकर नहीं हुए थे? हुए थे। लेकिन हुआ क्या होता है कि जिसके टाइम में किसी चीज़ को पॉपुलैरिटी मिलती है उसी को उसका वास्तविक मान लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए महावीर स्वामी को 24वां तीर्थकर कहा जाता है बेशक, लेकिन वास्तविक संस्थापक के रूप में उन्हीं का नाम लिया जाता है। ऋषभ देव स्टार्ट किए, लेकिन जाके 24वें तीर्थकर हुए महावीर स्वामी, तीर्थंकर। ठीक है, तीर्थकर नहीं बल्कि तीर्थंकर। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो किया था, है ना। दिल्ली सल्तनत की इसने स्थापना किया था, सल्तनत की, और इसने गुलाम वंश की स्थापना भी किया, गुलाम वंश की, है ना। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात आ जाती है तो वो इल्तुतमिश हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? वास्तविक संस्थापक की अगर बात आ जाती है दिल्ली सल्तनत के उद्धारक के रूप में, तो वास्तविक संस्थापक कौन थे? संस्थापक इल्तुतमिश थे। ठीक है, वास्तविक संस्थापक कौन थे? इल्तुतमिश थे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? अब बताइए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया? लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन। आप देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन तो यहाँ आपका बी सही हो जाएगा। ठीक, 1905 में, सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया विश्वविद्यालय अधिनियम, और 1905 में ही इनके द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन किया गया था, इसको बात को भी याद रखिएगा। बंगाल विभाजन भी इनके द्वारा 1905 में ही किया गया था। वैसे लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारत में बहुत सारे विकास से संबंधित कार्य किए गए, भारत के लिए बहुत सारे काम किए गए, लेकिन एक इनकी सबसे बड़ी खामी क्या रही? जो इन्होंने बंगाल को विभाजित कर दिया था। ठीक है, आगे लॉर्ड लिटन के साहब के विषय में बताता हूँ, तो इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। समस्या यहाँ पर ये आ गई, ठीक है, एक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न ये उठ जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1700 टाइम पीरियड, एक मिनट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अगर बात करें हम, हाँ ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अगर बात करें हम तो 1878 के आसपास आया था, 1878 के आसपास। ठीक है, चलिए, फिर इसके बाद डफरिन के द्वारा हटा भी दिया गया था इसको। लॉर्ड कर्जन हो गया लॉर्ड मिंटो। मिंटो साहब के टाइम में 1909 का अधिनियम आया था, 1909 में, जिसे आप मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मिंटो साहब के टाइम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, सुधार अधिनियम। ओके, ध्यान रखना है इसको।
यहीं पर मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। क्या दिया गया था? यहीं पर मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। याद रहेगा? लिख दिए हम, चलो लिख देते हैं। यहीं पर मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। ठीक है, चलिए। लॉर्ड रिपन के बारे में आप जानते होंगे, ये भारत के सबसे लोकप्रिय वायसराय में से थे। सबसे लोकप्रिय वायसराय, लोकप्रिय वायसराय, ठीक है, लोकप्रिय थे ये। अच्छा, क्यों लोकप्रिय थे? उसका रीजन था, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का इनको जनक कहा जाता है। ओके, बात क्लियर एकदम? चलिए, समझ में आ रही होगी बात शायद मेरे हिसाब से। आगे देखो, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट, हाँ ध्यान देना, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। कौन थे भारतीय राजा? बताइए, जिसने कालीकट पर इनका सहयोग किया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब वास्को डिगामा आते हैं तो वास्को डिगामा कहाँ आए थे पहले? तो वास्को डिगामा आए थे यहाँ पर कोझिकोड, कालीकट के तट पर, और यहाँ का शासक उस टाइम था जामोरिन। कौन था? जामोरिन था। तो जाहिर सी बात है उनका स्वागत कौन करेगा? जामोरिन करेगा। चलिए, अब जामोरिन ने यहाँ पर किया, ये आए किसके साथ थे? तो पता है, अब्दुल मुनीद नाम का, अब्दुल मुनीद नाम का एक गुजराती व्यापारी था। गुजराती व्यापारी, उन्हीं के साथ ये आए थे। ठीक है, गुजराती व्यापारी था, उन्हीं के साथ ये आए थे। अच्छा, ये थे कहाँ पर? देखिए, ये आ गए थे यहाँ पर, उत्तर मीमांसा पर रुके हुए थे, यहाँ गुड होप पर, यहाँ पर थे, और यहीं पर अब्दुल मुनीद से इनकी मुलाकात हो। फिर जांजीबार जाते हैं, जांजीबार से सीधा वहाँ जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा यहाँ पर इस वाले एरिया में जांजीबार एक आइलैंड है जिसे लौंग द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। जयमोरिन हो गया। कृष्णदेव राय जी के विषय में अगर कोई बात करे तो याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर था। ठीक है, बताइए कमेंट करके, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर था? किस नदी के तट पर था? कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। ठीक है, किस नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य था? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र, हाँ देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम बताइए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के स्थान पर बने निकाय का नाम बताइए, इसको आपको बताना होगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन और जवाब दीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पर सचिवालय है, और मानवाधिकार परिषद भी है, और न्यायिकता परिषद भी है, और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भी है। तो आप लोग बताइएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है उसके स्थान पर बना निकाय कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो अब वो जो आयोग था, आयोग से उसका नाम हट करके परिषद हो गया, काउंसिल हो गया, मानवाधिकार परिषद के नाम से उसको जाना जाता है आज के डेट में। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। गहरे समुद्र में गोताखोर, इसको ध्यान से देखिएगा, क्या बोला है कि गहरे समुद्र में गोताखोर के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? अब देखिए, पहली बात तो जैसे ये समुद्र का लेयर है और गोताखोर अगर इसके अंदर जाता है यहाँ पर, तो इसको जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की कमी होगी इसके शरीर में। तो ऑक्सीजन तो इसको चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन को मेंटेन रखने के लिए और कौन सी गैस साथ में सम्मिलित किया जाता है? जो उसका बॉक्स होता है ना, उसमें से वो ऑक्सीजन लेता रहता है। तो बाबू वो होती है सबसे हल्की गैस, जो होती है आपकी हीलियम। कौन से? हीलियम को साथ में लेके जाते हैं,
जिसके कारण वो आराम से सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, आर्गन तो आप जानते हैं, वायुमंडल में जो आर्गन है वो कितना पाए जाते हैं, 0.93% आर्गन का परसेंटेज आपको कहाँ मिलेगा, वायुमंडल में मिलता है। ठीक है, और आगे देखिएगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को आप देखते हैं वायुमंडल में आपका 78% है ना। और हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, भविष्य का ईंधन कहा जाता है, आने वाले समय का ये ईंधन होगा। ठीक है, क्योंकि पेट्रोलियम और कोयला ये सब जो है ना धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा, यूरेनियम है, पेट्रोलियम है, कोयला है, तो उसके बाद जो जिसकी तरफ लोग देख रहे हैं ना आशा भरी निगाहों से, वो अगला जो होने वाला है जो आपको ईंधन के रूप में उपयोग करना होगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। इसी हाइड्रोजन के चक्कर में ही आप लोग समझ लीजिएगा कि बहुत सारे अनुसंधान किए जा रहे हैं वर्तमान में, चाहे वो मंगलयान आपका गया हो तो भी खोजा जा रहा है कि वहाँ पर गैसेस मिले इस तरह की, या वहाँ पानी मिले, या वहाँ जीवन की संभावनाएं मिले। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा होता है, बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है। अब देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चनों में से ये एक आता है। ठीक है ना, बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आप मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझ लीजिएगा। तो मैं आंसर इसका बताऊँ तो ये चिनाब नदी है। अब देखो चिनाब नदी में कौन कौन से, सलाल परियोजना है, कौन से, सलाल परियोजना भी है, परियोजना है ना, बगलिहार परियोजना है, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, ये किसमें है, ये सब आपके किसमें, चिनाब में पड़ते हैं, है ना। और रावी में कौन सा, थीन बांध है, रावी में आपका थीन बांध मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर सतलज नदी में आपको भाखड़ा नागल बांध मिलेगा, भाखड़ा नागल बांध। ओके, भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। सिंधु नदी है, निम्बो बाजो परियोजना मिलेगी, ये ध्यान से देखिएगा, है ना। ये अगर यहीं पर पूछे झेलम में, तो झेलम में कौन कौन से मिल जाएगा, झेलम में आप देखेंगे तो इसमें तुलबुल परियोजना मिल जाएगी, कौन से, तुलबुल परियोजना मिलेगी, और किशनगंगा परियोजना मिलेगी, किशनगंगा मिल जाएगी, उरी परियोजना मिल जाएगी, है ना। ये सब कहाँ मिलेंगे, झेलम में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ध्यान देना। एक इसमें और है, बगलिहार हो गई, सलाल हो गई, और एक और कोई परियोजना है, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्रियाकलाप में, हाँ ध्यान देना इसको, निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्रियाकलाप में भारत के अधिकांश लोगों का नियोजन होता है, बताइएगा। भारत के अधिकांश लोगों का नियोजन किस में होता है, इसका जवाब देना है आपको। पर्यटन में, विनिर्माण में, कृषि में, या खनन में। तो देखिएगा बाबू, आपको पता है कि भारत में ज़्यादातर जो लोग लगे हुए हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं। कहाँ पर लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादातर लोग लगे हुए हैं, और ये एग्रीकल्चर आज भी हमारे यहाँ महत्वपूर्ण योगदान करता है आपके जीडीपी के अंदर। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ इसको देख लेना, कहता क्या है क्वेश्चन, कहता है 1978, देखिएगा 1978 में खाली स्थान दिया है, में संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, उस पर नियंत्रण और बेचने को मौलिक अधिकारों से हटा दिया है। अब ये कौन हो सकता है भाई, तो देखिए ये आप तो सब जानते हैं कि 1978 में जो हुआ था वो कौन सा हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, संविधान संशोधन हुआ। ओके बाबू, चलो बहुत बढ़िया। और देखिए इतना ही नहीं था 1978 में, तो ये हुआ, इसमें हुआ क्या था, 19 और 31 को, अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया, मूल अधिकार से हटाकर 300 का में शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पर, 300 का में शिफ्ट कर दिया गया, और ये मूल अधिकार ना हो करके अब ये क्या हो गया, ये एक विधिक अधिकार हो गया। कैसा अधिकार हो गया, विधिक अधिकार हो गया। ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया, विभिन्न एग्जामों में। देखो 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी संविधान कहा जाता है इसको, क्या बोलते हैं, मिनी संविधान कहते हैं। ठीक है, चलो 42वें संविधान संशोधन को।
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द आपके प्रेम्बल में जुड़े हैं वो इसी संविधान संशोधन के माध्यम से आए हैं। 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1976 में हुआ था, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए, इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे, इसीलिए इसको मिनी संविधान की संज्ञा दी जाती है। मिहिर भोज आ गया, फिर से देखो, अभी हमने पीछे पढ़ा था, फिर से आ गया। आप लोगों को इसको पता होना चाहिए सबको, ठीक है। मिहिर भोज शासक किस वंश के थे? तो हमने अभी अभी पीछे बात किया था, ये प्रतिहार वंश के थे, ठीक है। चालुक्य में पुलकेशिन प्रथम आ गए थे, है ना। दंती दुर्ग आ गए, जाएंगे राष्ट्रकूट में, कौन से आ जाएंगे? दंती दुर्ग, है ना, ये इसके संस्थापक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर प्रतिहार हो गया, गुर्जर प्रतिहार। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लेता। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गिनी के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया? अब बताइए, गिनी तो आप जानते हैं, गिनी आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है जो वेस्ट पार्ट में पड़ता है। बोल्विया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? जी नहीं। नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट के नाम से इसको जाना जाता है। क्या बोला गया? नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट के नाम से इसको जाना गया, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके हाल ही के एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो पेट होगा, अदरवाइज वो आरओ हो या तो यूपीएसआई यूपीपी हो, वहाँ पर ये पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी, क्योंकि हमारे देश के महामहिम को ये पुरस्कार दिया गया किसी अन्य देश के द्वारा, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखेंगे। ओके, चलो। निम्नलिखित में से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है? अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितने देशों से होकर के गुजरती है। तो देखो बाबू, मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए, है ना। 10 देश ऐसे हैं जहाँ से मकर रेखा गुजरती है। अब सर आप इसको बताइए ना कैसे गुजरती है। देखो, मैं आपको मैपिंग के माध्यम से बताने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। मैपिंग के माध्यम से इसलिए क्योंकि ये आपका ब्राज़ील हो गया, यहाँ से अर्जेंटीना, यहाँ पर ये है पैराग्वे छोटा सा, ठीक, और यहाँ पर ये चिली है, ये चिली है। तो अब चिली से ये होते हुए ऐसे जाता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, मान लेते हैं ऐसे जाता है ये, ठीक। और यहाँ पर क्या हो गया आपका? अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया? चिली आ जाएगा, चिली हो गया, ये अर्जेंटीना हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पैराग्वे हो गया, थोड़ा सा ये पैराग्वे, और क्या हो गया? ब्राज़ील हो गया। तो जो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहाँ से 4 देश आते हैं, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील। यहाँ पर क्या आ जाएगा? सबसे पहले बोत्सवाना आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बोत्सवाना। फिर आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। फिर इसके बाद मोजाम्बिक, ओके, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक। फिर इसके बाद आ जाएगा मेडागास्कर, मेडागास्कर आ जाएगा। और फिर इसके बाद मेडागास्कर के बाद आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, है ना। क्या हो गया? चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, अच्छा नामीबिया नहीं लिखा मैंने, बोत्सवाना के पास नामीबिया है, नामीबिया, नामीबिया आ जाएगा। लिख लीजिएगा कहीं पर, याद रखना। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, ये तो आपके दक्षिण अफ्रीका में पड़ेंगे। बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और नामीबिया आपको यहाँ पर मिलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया तो आपका ये मिलेगा। पूरे 10 देश आते हैं मकर रेखा पर। तो इसमें कौन सा नहीं है? ओमान नहीं है। कौन नहीं है? ओमान। नामीबिया, मेडागास्कर ये दोनों अफ्रीका में है, पैराग्वे आपको यहाँ पर मिलेगा, ओमान यहाँ पर नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन निम्न में से किस वंश से संबंधित है? देखिएगा, प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? प्रतिहार, पुष्पभूति, शुंग और मौखरी वंश। देखिएगा, कहीं कहीं पर आप पढ़ते हैं ना तो ये वर्धन वंश मिलता है। और वर्धन वंश इसके लिए कहते हैं क्योंकि इसके संस्थापक जो शासक थे वो प्रभाकर वर्धन थे, प्रभाकर वर्धन थे, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वर्धन वंश कहते हैं।
या इसी को पुष्यभूति वंश कहते हैं। पुष्यभूति या वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन इनके टाइम पे थे। 606 से लेकर के, हर्षवर्धन का कार्यकाल कितना है? 606 से लेकर के 647 तक हर्षवर्धन का कार्यकाल था। और इन्होंने कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाया था, कन्नौज को। ठीक है, चलिए शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग आ जाता है। पुष्यमित्र शुंग। ओके, चलिए प्रतिहार में तो पुलकेशिन प्रथम है, आप जानते ही हैं उसको। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। योगतम की उत्तरजीविता मतलब सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट किसने प्रतिपादित किया है? तो आप बताइएगा इसको किसने दिया है। तो बाबू ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डार्विन की है। लेमार्क ने विकास के सिद्धांत को दिया, कहा कि जैसे जैसे विकास होता है आगे वैसे वैसे चेंज आता जाता है। तो ये लेमार्क ने भी अपने प्रैक्टिकल किए थे, चूहे पर किया और जिराफ पर किया था। मेंडल ने अनुवांशिकता को बताया था, अनुवांशिकता के विषय में बताया था, हेरिडिटी के विषय में मेंडल ने। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? अब आपको बताना है नेपाल से भूटान को अलग कौन करता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? बात क्लियर है ना? क्लियर है तो एक बार थम्स अप जरूर बनता है बाबू, करिएगा, है ना। आगे देखो इसमें क्या हो जाएगा। तो बिहार है, सिक्किम है, उड़ीसा है, असम है। अब आप लोगों को पता है कि जैसे अगर भारत के मैप को आप ड्रॉ करते हैं तो आप इस तरह से कुछ ड्रॉ करते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये है भूटान और ये है आपका नेपाल, बीच में ये है सिक्किम। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, बताओ? इसका ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम इज द राइट आंसर। सिक्किम की राजधानी कहाँ है ये बताओ आप लोग, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सभी लोग कमेंट करके बताना। गंगटोक है, बिहार की पटना है, उड़ीसा की असम की। ठीक है, दिसपुर हो गई, उड़ीसा की क्या हो गई? भुवनेश्वर हो गई। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य भी है सिक्किम। इसको देखिएगा क्या कहा गया इसमें, सभी लोग कमेंट करके इसका जवाब देंगे। तो सभी लोग बताएंगे किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी? किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखा है बताओ? वनडे वंडर्स नामक पुस्तक किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखा है? सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। सब लोग कमेंट करके जवाब देंगे तुरंत। चलिएगा, कौन लिखा है? बहुत बढ़िया, सुनील गावस्कर साहब ने लिखा है। किसने लिखा है? सुनील गावस्कर साहब ने लिखा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बाबू, सुनील गावस्कर ने लिखा है, इसको याद रखना। आगे, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इसको तो सभी लोग आप लोग जानते होंगे। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? इसका तो सबको आंसर पता होगा। तो ये राइट ब्रदर्स हैं। कौन है? राइट ब्रदर्स हैं जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। ओके, आगे देखिए, एडिसन ने बल्ब की किया था, बल्ब की खोज किया था एडिसन ने। ठीक है, आगे देखिए, बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग होता है? गैल्वेनीकरण में किस धातु का उपयोग होता है? तो चांदी का होता है, लोहा का होता है, तांबा का या जस्ता का? तो याद रखिए, गैल्वेनीकरण में किसका उपयोग होता है? जस्ता का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग होता है? जस्ते का उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बकमिन्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो, बकमिन्स टर्फ्लेरिन का एक अपर रूप है? बताइएगा कौन सा है जो बकमिन्स टर्फ्लेरिन का एक अपर रूप होता है? तो आप देखिएगा, ये जहाँ पर ये आपका टर्फ्लेरिन है, ये कार्बन का अपर रूप होता है। किसका होगा? कार्बन का अपर रूप होता है बाबू। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। हाँ, इसको देखिए, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। बताना है आपको,
कौन सा होगा? चलो बताओ। तो देखो यहाँ आंसर तो आप लिख लीजिए अभी से, ये आपका ल्यूप लेक होता है। दरअसल क्या होता है कि उत्तराखंड में नीतिला है, मानाला है, ठीक है। चलो नीतिला, मानाला ये कहाँ पर आपको पड़ेगा? ल्यूप लेक, ये सब आपको कहाँ पड़ जाते हैं? ये आपके सब के सब उत्तराखंड में पड़ेंगे, ठीक है। और देखो खारदुंगला दर्रा है, पेंसिला दर्रा, ये दोनों के दोनों कहाँ पड़ रहे हैं? लद्दाख में है। दोनों कहाँ हैं? लद्दाख में, ठीक है। जब हम बात करते हैं, कई बार बात करते हैं, जब हमें सियाचिन जाना होता है तो अब हम खारदुंगला दर्रे का ही उपयोग करते हैं। बनिहाल दर्रा आपको कश्मीर घाटी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कश्मीर घाटी में मिलेगा। कारण है इसका कि इसी में जवाहर सुरंग स्थित है, ठीक है। कश्मीर घाटी में मिलेगा बनिहाल दर्रा। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों, है ना, का विचार संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से लिया गया था? आप लोग बताएंगे। दक्षिण अफ्रीका, कनाडा या जापान या अमेरिका के संविधान से। तो याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियों का जो राइट है बाबू, ध्यान से देखना अच्छे से इसको, वो आपको कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया था? कनाडा से लिया गया था, ठीक है। और संघीय व्यवस्था भी मान लीजिए कनाडा से लिया गया था, है ना, यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, ये आपको कनाडा से। दक्षिण अफ्रीका से आर्टिकल 368 में दिया गया जो संविधान संशोधन है, ये व्यवस्था ली गई थी। क्या? संविधान संशोधन वाली व्यवस्था ली गई थी। ओके, चलिएगा, बहुत बढ़िया। जापान से क्या लिया गया? आर्टिकल 21 में स्थापित, आर्टिकल 21 में क्या है पता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कह सकते हैं कानून राज्य की जो बात किया जाता है वो जापान से लिया गया है। अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। क्या? मूल अधिकार, कोर्ट को लिया गया है, कई सारे चीज़ लिए गए, तो आप मूल अधिकार को याद रखना। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? डीपीएसपी आपको आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से। और आपसे कोई पूछे मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो मूल कर्तव्य जो लिए गए, है ना, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। और अगर आपसे कोई पूछे आपात व्यवस्था कहाँ से ली गई, तो आपात व्यवस्था जर्मनी से ली गई। नोट कर लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है खालिस्तान सामूहिक लोक नृत्य हैं जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। बताइए तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो बताइएगा ऑप्शन नंबर जो मल्लोक टेंडोम लो रमफाट छूफाट किंचुम चुबोमसा। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा छूफाट, ठीक है। क्या होता है? छूफाट लोक नृत्य होता है जो अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए सिक्किम के लोगों के द्वारा लोक नृत्य किया जाता है। आप लोगों को सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके मेरे दोस्त ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए हमेशा लेके आता रहूँगा। हाँ, एक चीज़ फिर से एक बार निवेदन है, आप लोग अपना सब लोग साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि 1-2 दिन की बात है। जैसे मेरा मतलब जो टेक्निकल इश्यू है वो सही हो जाएगा तो मैं आपके साथ लाइव इंट्रोड्यूस हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक लाइव नहीं आ पाता तब तक आपके लिए इसी तरह से रिकॉर्डेड वीडियो भेजता रहूँगा। आप लोग इससे अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। हाँ, अगर आपके कोई प्रश्न उठते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करिएगा और उसको मैं देखूंगा और उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। और आप लोग चाहे वो RO हो, यूपी हो, UPSI हो, अदरवाइज कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, UPSSC पैट हो, सबके लिए बेहतरीन आपकी श्रृंखला है और सभी लोग इसको अच्छे से बेहतर पूरा देखा करिए, ठीक है। हो सके तो नोट करने का भी प्रयास किया करिए, क्योंकि नोट करने से आपकी एक नोट्स बनेगी और रिवीजन के लिए आपको आराम रहेगा, ठीक है बाबू। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से बिल्कुल प्रफुल्लित होकर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।